जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनडीए के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि अभी अगले मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है। 18 अप्रैल को आपका पेपर लगा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आपके पाथफाइंडर के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंग्लिश के, वो सब मैं सॉल्व करा दूं। उसी सिलसिले में ये मैं देख रहा था कि ये अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी नाउन का अलग दिया हुआ है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इन सब का एक सीरीज़ में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। 18 अप्रैल से पहले कोशिश करेंगे कि पाथफाइंडर का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको एक रिवीजन की तरह ले लीजिए आप इसको पूरे डिटेल्स में, यानी कि मैं तो यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ा नहीं पाऊँगा इतने कम शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो आपको करना क्या है, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, नाउन आपने पढ़ लिया होगा, नाउन की कंप्लीट जानकारी आपके पास होगी। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाने वाले आर्टिकल कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके साथ डिटर्मिनर कैसे यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव्स कैसे आते हैं, उनके साथ यूज़ होते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ लिया होगा। इन क्वेश्चन में इसी तरीके की चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, स्पॉटिंग एरर जब आप सॉल्व करते हैं तो स्पॉटिंग एरर में गलतियाँ दो तरीके से होती है। एक तो सेंटेंस की गलती हो जाए, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती आ जाती है। दूसरी जो गलती होती है कि अगर उस सेंटेंस का फॉर्मेशन सही है, ग्रामर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कहीं मीनिंग किसी वर्ड की वजह से गलत निकल आ रहा है, तब भी वो चीज़ गलत मानी जाती है। ठीक है, देखते हैं। इस क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। यानी उसके ट्रांसफ़र के आदेश आ चुके हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होने के आदेश आ चुके हैं, इशू हो चुका है, लेकिन अभी तक वो जो ऑर्डर लेटर होता है ना, वो रिसीव नहीं हुआ है। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार, उसे अभी रिसीव नहीं किया हुआ है। नाउ यहाँ पे जो एक वर्ड देख रहे हैं आप, ऑर्डर यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, ऑर्डर जो वर्ड है ये वर्ब होता है, ऑर्डर। जैसे आई ordered him to go। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि ऑर्डर को इशू कर दिया गया। ऑर्डर का मतलब कि ऑर्डर इशू किया गया का मतलब ये कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे मैं आपको कहूं, देखो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसको छोड़ देना, क्योंकि यहां से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं है। ठीक है, तो या मैंने कहा कि ये काम कर देना, ये काम कर देना, और शाम में आकर मुझे बता देना कौन कौन सा काम हुआ है। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना, उनको हम ऑर्डर्स बोलते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो उनको ऑर्डर्स हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सही सेंस देगा ना, वो ऑर्डर्स देगा। यहाँ पे ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर को अगर प्लूरल में यूज़ करें, देखिए ऑर्डर नाउन की तरह भी यूज़ होता है, वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो अगर इसको हम प्लूरल कर दें, ऑर्डर का प्लूरल यूज़ करें, ऑर्डर्स, तो ये इसका मतलब होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन ही दिए जाते हैं किसी के ट्रांसफ़र के लिए कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स अगर लिखा जाए तो सही सेंस देगा सेंटेंस। और अगर ऑर्डर्स लिखेंगे तो यहाँ पे हैज़ बीन की जगह पे क्या करना पड़ेगा, आपको हैव बीन करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया, सही सेंस भी दे रहा है। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। अभी तक उसे रिसीव नहीं हुआ है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ, ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज़ येट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स। लेकिन उसे अभी अल्फ़ाबेट्स ही लर्न करना नहीं आता, मतलब उसे याद करना भी बाकी है, येट टू लर्न। अब देखिए, यहाँ पे लड़के अक्सर कंफ्यूज होते हैं येट को लेकर, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो रूल्स बना दिए जाते हैं ना किताबों में कि येट का यूज़ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे या पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे, जहाँ पे एक्शन का कंप्लीशन होता है। तो अक्सर लड़के यहाँ पे, देखो गलती तो है यहाँ पर ही, लेकिन जो सही जगह पे आप टिक करना होगा। अगर इंप्रूवमेंट आ जाएगा तो लड़के ज़्यादातर यहाँ पे गलती करेंगे और सोचेंगे कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो गलती है, अल्फ़ाबेट्स, ये इस वर्ड में गलती है। ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, हालांकि उसने 1 साल तक इंग्लिश की पढ़ाई की है, लेकिन अभी भी उसको क्या करना बाकी है, येट टू लर्न, अभी लर्न करना बाकी है अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट ही उसे नहीं आता। सी अगेन, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में फ़र्क है। अल्फ़ाबेट हम बोलते हैं
अल्फ़ाबेट, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो है ए से जेड तक ये 26 जो लेटर्स होते हैं, सो इस लेटर्स को ही हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ लेटर्स, ये सेट ऑफ लेटर्स हैं, इनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, नॉट अल्फ़ाबेट्स। ध्यान रखिएगा, जब इसको अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाएगा लैंग्वेज से। तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे अभी अल्फ़ाबेट ही उसे सीखना है। तो अगर यहाँ से हम एस हटा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाए, यानी कि सी पार्ट में ये गलत हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। मतलब कह रहा है कि 2 scores ऑफ बुक, scores ऑफ बुक्स का मतलब क्या है? scores का मतलब होता है अ सेट ऑफ 20। मतलब अगर कोई चीज़ 20 की संख्या में अगर पड़ी हुई हो तो उसके लिए हम स्कोर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया 2 scores ऑफ बुक्स, स्कोर्स, जब ये संख्या जो यानी कि इनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो जब ये एडजेक्टिव्स के साथ ये लगते हैं ना, क्योंकि ये भी संख्या बताने वाला वर्ड है, ये भी संख्या बताने वाला वर्ड है, तो जब ये संख्या बताने वाले वर्ड्स के साथ जब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को लगाया जाता है तो इनको प्लूरल में नहीं लिखा जाता। अगर ऐसे हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करते स्कोर्स ऑफ बुक्स तब ये सही था, लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ इस वर्ड को हम जब लिखते हैं तो हम इसको प्लूरल में नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 स्कोर ऑफ बुक, ठीक है। देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, अनयूज्ड पड़ी हुई है लाइब्रेरी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है स्कोर का प्लूरल करना। ध्यान रखिएगा कब स्कोर के साथ स्कोर्स लगाएंगे, कब स्कोर के साथ स्कोर नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब हम इसको अनकाउंटेबल की तरह यूज़ करेंगे तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको फिक्स्ड कर देंगे संख्या तो उसके लिए हम प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते होंगे ऐसे 300 रुपीज़, 300 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो अब देखिए यहाँ पे ये हंड्रेड्स नहीं लिख रहे हैं, 3 के साथ देखो ये भी संख्या बताने वाला वर्ड, ये भी संख्या बताने वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप हंड्रेड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो रुपीज़ के लिए ये दोनों मिलके ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं किए जाते, ठीक। लेकिन अगर इसी को हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ कर दें तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, ठीक है। तो कब यूज़ करते हैं कब नहीं यूज़ करते हैं, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। मतलब अगर बच्चों को कुछ करने के लिए नहीं होता है तो वो शरारत ही करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया प्रोन टू, एक फ्रेज के रूप में, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज़ किया गया। प्रोन टू का मतलब क्या होता है? प्रोन टू का मतलब होता है टू डू समथिंग बैड, टू डू समथिंग बैड, ठीक है। या likely to suffer from something, likely to suffer from something, ठीक है। इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स, मतलब ये संभावना ज़्यादा है कि बच्चे गलतियां करेंगे। इफ़ दे हैव नथिंग टू डू, अगर उन्हें कुछ करने के लिए नहीं रहा तो। अब यहाँ पे देखा होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा मिसचीफ वर्ड। मिसचीफ वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल में यूज़ नहीं किया जाता। तो आप यहाँ से एस हटा दें, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। शीप्स जो होते हैं इकोनॉमिकली यूजफुल होते हैं, एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, और इसलिए इनकी, रियर्ड का मतलब उनके परवरिश करना, रियर्ड उनको पालना, रियर्ड इन द हिल्स, पहाड़ों पे उनको पाला जाता है ना। इस वर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा शीप। शीप जो होता है ये इनका प्लूरल यूज़ नहीं होता, ये सिंगुलर में भी वैसे यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही यूज़ होते हैं, ठीक है। बस ये वर्ब को आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने शीप लिखा है और आपने इज लिखा है तो इसका मतलब ये सिंगुलर यूज़ होगा, और आपने शीप लिखा है और वर्ब को प्लूरल लिखा है तो इसका मतलब ये
प्लूरल में यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पे शीप से एस हटा दीजिए, प्लूरल हो गया। शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, इकोनॉमिकली ये यूजफुल होते हैं, एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को देखिए। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कह रहे हैं कि मैं अभी इस लेटर को पढ़ा नहीं हूँ। गॉन थ्रू का मतलब उसे पढ़ने से ही है। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर, और इसलिए मैं इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, जानता नहीं हूँ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, कि इसमें लिखा क्या है। सी, समथिंग कंटेंट के सेंस में जब चीज़ें यूज़ की जाती है ना, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ में शामिल है, क्या क्या चीज़ शामिल है, अगर उस सेंस में हम यूज़ करते हैं तो कंटेंट को हम कंटेंट्स यानी कि इसके प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है ना? समथिंग कंटेनिंग के सेंस में, समथिंग कंटेनिंग, अगर इस सेंस में यूज़ करना है, भाई लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, अगर इस सेंस में हमें यूज़ करना है तो कंटेंट ना यूज़ करें, कंटेंट्स यूज़ करें हमेशा। यही चीज़ तो आपको जानना है कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ लिखी गई है, उसके बारे में मैं अभी अवेयर नहीं हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे कंटेंट के से बेहतर होगा कि आप इसका प्लूरल फॉर्म यूज़ करें, कंटेंट्स, ये सही सेंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। इसमें कहाँ पे गलती है? आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा। ठीक, क्यों नहीं अटेंड करूँगा? रीज़न बता रहे हैं, सिंस रीज़न बताने के लिए यूज़ होता है। आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट, मुझे बहुत सारे काम करने हैं विद इन अलॉटेड टाइम, अलॉटेड टाइम के अंदर, यानी कोई टाइम अलॉट किया गया है, उस टाइम फ्रेम में बहुत सारे काम इनके पास अभी पेंडिंग है, बाकी है करने को। आपको पता होगा कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना? और वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ एस यूज़ नहीं होगा, और जब इसके साथ एस यूज़ नहीं होगा तो मेनी मत यूज़ करिए, यहाँ पे मच यूज़ करिए। आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। ठीक है, सही हो जाएगा सेंटेंस आपका, और कहीं पे कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लिख रहा है इट इज़ अ पिटी that even a 5 years old boys are engaged in hazardous factories। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी 5 साल के उम्र के बच्चे बहुत ही खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, hazardous factories। यहाँ पे एक कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और देखिए इस तरीके क्वेश्चन आते भी हैं। जब कोई कंपाउंड नाउन, ठीक है ना, किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, किसी नाउन के लिए जब यूज़ होता है तो वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। और जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है तो मैंने अभी बताया, इसके पहले भी बताया कि वो उसमें आप उसको प्लूरल में यूज़ नहीं करेंगे। 5 ईयर ओल्ड, क्योंकि ये बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है कि कितने साल का बच्चा है वो, कितने साल का लड़का है वो, 5 साल का लड़का है। तो 5 साल के लड़के अभी भी हज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, आर इंगेज्ड इन हज़ार्डस फैक्ट्रीज़। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। 5 ईयर्स ओल्ड ना लिखें, इसको 5 ईयर ओल्ड लिखें। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपने जिससे वादा किया है उसको निभाना चाहिए। ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। एक फ्रेज यूज़ किया गया है, ट्रू टू योर वर्ड्स। एग्जैक्टली ये जो होता है ना, ट्रू टू योर वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस करने से। ट्रू टू योर वर्ड इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपने जो वादा किया है किसी से तो उसको निभाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये फ्रेज को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आई गेव हिम 200 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। अगेन इसके पहले मैंने अभी बात किया था कि इस नोट्स के लिए ये जो एक कंपाउंड वर्ड है 200 रुपीज़, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। ये नोट के बारे में बता रहा है कितने रुपए का नोट है, 200 रुपी नोट। अगर सिर्फ इतना होता 200 रुपीज़ तब ये सही होता, लेकिन इस नोट्स के बारे में बताना है कितने रुपए का। तो किसी नाउन को अगर कोई वर्ड मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में और अधिक जानकारी देता है, तो वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। और जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है तो ये प्लूरल में यूज़ नहीं होता, ये सिंगुलर में ही यूज़ होता है। आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। ठीक है, यानी कि वाले बी वाले पार्ट में गलत होगा। इसमें लिखा नहीं है ए वाला ए पार्ट है कि बी पार्ट है, आप इसको लिख लेंगे ए बी और फिर उसके बाद से सी और लास्ट में नो एरर डी ऑप्शन है।
ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी देख लेंगे, ए, ये बी, और फिर ये सी सेक्शन है, और फिर लास्ट में ये नो एरर डी वाला ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे देखिए, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। जो अपने खुद के प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकते, ठीक है, तो कह रहे कि ये मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं किसी एडवाइस करूं कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज who are not sensible enough to deal with their own problems, जो अपनी प्रॉब्लम को खुद नहीं डील कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है एडवाइस। एडवाइस जो वर्ड है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं तो इससे जो कनेक्टेड पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको भी पढ़ लेना चाहिए आपको। इससे कनेक्टेड है आपके एडजेक्टिव, और इससे एक चीज़ और भी है आर्टिकल, ठीक है ना। इन दोनों को आपको पढ़ लेना चाहिए, एडजेक्टिव को भी और आर्टिकल को भी सही से पढ़ लेना चाहिए। हालांकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे ज़रूर। तो यहाँ से आप अगर एन हटा दें तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, मुझे नहीं लगता कि ये आपका घर है। इट इज़ समबडीज एल्स, ये किसी और का घर है। अब देखिए यहाँ पे पॉसेसिव केस का आपने यूज़ किया है, समबडीज एल्स, ठीक है। इन पॉसेसिव केस को हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे लिखते हैं। लिखावट बस इसकी गलत हो गई है, इसको लिखने का तरीका है समबडीज एल्स, यहाँ पे समबडीज एल्स पे पोसेशन करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिखें somebody else, ठीक। तो अगर ऐसे लिखते हैं तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि ये जो पोसेशन जो दिखाया गया वो गलत दिखाया गया है। जैसे आपको बताया गया था, या आप जानते भी होंगे, योर और योर्स, ठीक है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना योर्स जो है, इसके साथ हम किसी नाउन का यूज़ नहीं करते, ठीक है, इनके साथ ही हम किसी नाउन का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि योर्स को लिखने का तरीका योर्स ये बिल्कुल नहीं है कि आप योर और एस के बीच में आप एपस्ट्रॉफी लगा दें, ऐसे, ये गलत तरीका होता है। उसी तरीके से अगर आप समबडीज़ को लिखते हैं इस तरीके से तो ये गलत होता है, आप एल्स के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, ये सही हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है, एंजॉय करते रहिए ऐसे ही। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। लिखा हुआ, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग, ठीक है। ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसे पढ़ाई करने में। ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। शी मिसप्लेस्ड व्हाट, हर स्पेक्टिकल्स, उन्हें अपना स्पेक्टिकल्स उसने अपना खो दिया है, हो सकता है कहीं मिसप्लेस हो गया हो, कहीं रख दिया हो। एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग, अब उसे पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नाउ आप जानते होंगे नाउन में कुछ वर्ड ऐसे यूज़ होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, ठीक है, और ख़ास तौर से ऐसे नाउन जो कि पेयर में आते हैं, ठीक है। उसी में से एक वर्ड है स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स को हमेशा प्लूरल में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर में यूज़ नहीं किया जाता। तो ये वर्ड बिल्कुल सही है। अगर यहाँ से एस हटा दिया गया होता तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पे स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। उसी तरीके से एक वर्ड है टोंग्स, ध्यान रखिएगा, ये टोंग्स सेम एज यूज़ करते हैं पैंट्स, ठीक है। उसी तरीके से यूज़ करते हैं बाइनोक्यूलर्स। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा पेयर में ही यूज़ किए जाते हैं। उसी तरीके से एक वर्ड यूज़ किया जाता है बेलोज, गैलोज, बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आपने पढ़ा होगा कि ये सब हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी नाइस एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। मतलब अरेबियन नाइट्स जो है ये कलेक्शन, एडवेंचर का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, ठीक है ना, एडवेंचर्स, अ कलेक्शन ऑफ वेरी नाइस एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। तो इसका मतलब ये कोई एपिसोड की बात हो रही है, ठीक है, एपिसोड है और कोई नाउन है, कोई नाम है, यानी कोई एपिसोड ऐसा है जिसमें एडवेंचर ज़्यादा किया गया है और उस एपिसोड का नाम है अरेबियन नाइट्स।
ठीक है। तो अरेबियन नाइट्स लिखने से ये नहीं हो गया कि ये प्लूरल हो गया, कि लास्ट में एस आया ये प्लूरल हो गया और आपने आर लगा दिया, गलत लगा दिया आपने, इस लगाइए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फिल्मों के नाम हैं जिनके प्लूरल नाम है, ठीक है, लेकिन उनको सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बीमारियों के नाम हैं, ठीक है, उनको प्लूरल में लिखा जाता है, जैसे मम्स और मिसल्स तो ज़्यादा फेमस हैं जिनको प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड आप देखिएगा, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में एस लास्ट में आया है, एथलेटिक्स है लास्ट में एस आया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई नाउन है उनके लास्ट में एस आ गया तो उसको प्लूरल में आप यूज़ करेंगे, तो आप गलती मत करिएगा। अगर कोई नाउन ऐसा है जिसके लास्ट में एस आया है तो वो सिंगुलर की तरह कंसीडर किया जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ किया जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। ना, अगले समर वेकेशंस में उन्हें उम्मीद है कि अपने अंकल के वहाँ विजिट करेंगी, तो या करेंगे आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन यूज़ होता है, समर वेकेशंस यूज़ नहीं होता, ठीक है ना, समर। हाँ, बहुत सारे यानी कि क्या होते, वेकेशंस होते, यानी कि आपकी होली की छुट्टी हो गई, दिवाली की छुट्टी हो गई, इन सबको मिला के वेकेशंस यूज़ कर देंगे कि 1 ईयर में कितने वेकेशंस हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समर वेकेशन की बात हो रही है, विंटर वेकेशन अलग हो गई, ठीक है। तो समर और विंटर दोनों को मिला दिया था तब ये वेकेशंस हो जाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समर वेकेशन की बात हो रही है। तो समर वेकेशन में उन्हें उम्मीद है कि वो अपने अंकल के वहाँ विजिट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये ऐसा हटा देंगे, गलत हो जाए, ये सही हो जाएगा सेंटेंस आपका। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। राशन हैज़ रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। राशन खत्म हो गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब देखिए, राशन को कब हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं और कब हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। राशन को हम सिंगुलर में तब यूज़ करते हैं, राशन का मतलब होता है कि आपका जो भी भोजन सामग्री है या फ्यूल है, ये जो भी चीज़ें, ये इसको राशन में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, खाने की चीज़ों के लिए। इनको, राशन को सिंगुलर में तब आप यूज़ करिए जब इनको क्राइसिस के समय, यानी क्राइसिस के समय आपको गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ करती है, खासतौर से सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर दिया जाएगा। क्राइसिस के समय सबके लिए सेम है कि सोल्जर हो या आम लोग हो, उनके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा खाने के लिए, ठीक है, यानी कि उतना ही, जितना आप चाहे उतना नहीं, जितना फिक्स्ड कर दिया गया, ऑफिशियली अलाउ किया जाएगा कि आपको 2 किलो चावल या 2 किलो आटा या जो भी और भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, उतना ही आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, उतने में आपको काम चलाना होगा। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे राशन। लेकिन राशन हम तब यूज़ करते हैं जब, यानी कि राशन को प्लूरल में हम तब यूज़ करेंगे जब ऐसी क्राइसिस की बात नहीं होगी, जब रेगुलर इंटरवल पे वो सामग्री हमेशा पहुंचाई जाती हो, ठीक है, तो उनके लिए यूज़ करेंगे आप राशंस। तो ये सेंटेंस देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया गया, हो सकता है कि वहाँ पे वो एक रेगुलर इंटरवल पे चीज़ें दी जाती हों, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप इस राशन की जगह पे प्लूरल राशन यूज़ करें और हैज़ की जगह पे आप हैव यूज़ करें, ठीक। इनके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड, फ्यूल एटसेट्रा दैट यू ऑफिशियली अलाउड टू हैव। ऑफिशियली आपको अलाउ किया गया उतना खाने के लिए, अलाउड टू हैव। व्हेन देयर इज नॉट एनफ फॉर एवरीवन, जब सबके लिए एनफ फूड नहीं होता तब ये चीज़ें होती हैं। टू हैव एज मच एज दे वांट, जितना आप चाहें उतना नहीं खा सकते, जितना आपको अलाउ किया जाएगा उतना ही आपको खाना पड़ेगा, उतने में ही आपको काम चलाना होगा। तो उसके लिए आप हमेशा यूज़ करिए क्या, राशन। राशंस मत यूज़ करिए, राशन यूज़ करिए, ठीक। राशंस आपको कब यूज़ करना है, ये भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड होता है गिवन, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ रेगुलरली टू अ सोल्जर और टू समबडी। सोल्जर को भी दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को भी दिया जाएगा, हु इज़ इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल, जहाँ पे ज़्यादा यानी कि अधिक मात्रा में फूड अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे इस तरीके से लोगों को राशन की दुकान से उनके लिए राशन सप्लाई किए जाते हैं। खैर, तो ये राशन कब यूज़ करेंगे और राशंस कब यूज़ करेंगे ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। लिखा हुआ, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। इन्फेस्टेड विथ माइट मतलब दीमक लग गए उसमें। टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, और ज़्यादातर संभावना है कि मैं इसे डिस्पोज कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, डिस्पोज इट ऑफ। यहाँ पे देखिए गलती यहाँ पे है, द टेबल्स वुड,
देखिए पोसेशन जो है ना, किसी भी नाउन पे पोसेशन हम 3 तरीके से दिखाते हैं। एक हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का, एक यूज़ करते हैं सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, और तीसरा जो हम यूज़ करते हैं ना ऑफ का यूज़ करते हैं। ये 3 तरीके से हम किसी चीज़ पर पोसेशन को दिखाते हैं। ये दोनों जो यूज़ होते हैं ये नाउन के लिए पोसेशन, यानी कि कोई पर्सन अगर किसी चीज़ पे पोसेशन को दिखाता है तब हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का। जैसे अगर मान लो कि कोई चीज़ मेरी है तो मैं लिख सकता हूँ कि अरमान्स बुक, ठीक है ना, इस बुक पे मेरा अधिकार है। लेकिन अगर कोई नाम लास्ट में एस में ही ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लो हमें लिखना है विकास की पेन, तो मैं विकास ऐसे करके पेन नहीं लिखूंगा क्योंकि लास्ट में एस आ चुका है, तो सिर्फ हमें एपोस्ट्रॉफी से ही काम चला देना पड़ेगा, विकास पेन, ठीक है। लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स का पोसेशन दिखाना है तो नॉन लिविंग थिंग्स का पोसेशन नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स का पार्ट होता है। जैसे अगर हमें दिखाना हो फैंस ब्लेड, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फैंस ब्लेड ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से लिखना, फैन की ब्लेड लिखना पड़ेगा ब्लेड ऑफ फैन, इस तरीके से लिखेंगे तब सही होगा। ब्लेड इस फैन का क्या है, पार्ट है। उसी तरीके से पेन्स कैप, ये लिखना इस तरीके से गलत हो जाएगा। पेन की जो कैप होती है, तो कैप जो है पेन का एक पार्ट है, हिस्सा है, तो उसको लिखेंगे कैप ऑफ पेन, कैप ऑफ पेन, इस तरीके से लिखना सही होता है। मुझे उम्मीद है अब इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। टेबल्स वुड नहीं, क्या लिखेंगे, द वुड ऑफ टेबल, द वुड ऑफ टेबल, इस तरीके से लिखें, अब सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी ये वाले पार्ट में गलती है, इस पर टिक कर देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इस पे आते हैं, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई, आर्मी का मोरल हाई था, रीजन क्या था, बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट अ वेरी इनकरेजिंग, जो न्यूज़ सामने से आ रहे थे, ठीक है, वो बहुत इनकरेज करने वाले थे, हौसला बढ़ाने वाले थे। अब यहाँ पे देखिए, जो ये आप यूज़ कर रहे हैं आर वर्ब, इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द न्यूज़, न्यूज़ जो है इसको सिंगुलर में यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लूरल दिखने में भले ही लग रहा है लेकिन इसको यूज़ करते हैं हम सिंगुलर में। तो जब वो सिंगुलर है तो यहाँ पे आर मत लिखिए, यहाँ पे इज यूज़ करिए, अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, सॉरी दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन यूज़ होते हैं सिंगुलर में, तो ऐसे भी नाउन को आप याद कर लें, ठीक है। आपके पास लिस्ट होगी, उनको सब याद करके जाएं। ये चीज़ें रिवीजन चल रही हैं और रिवीजन में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, लिखा हुआ आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन, बहुत सारे काम अभी मेरे पास बाकी हैं करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन एक इस चीज़ को मैंने बताया था, अ लॉट ऑफ, एक फ्रेज है, अ लॉट ऑफ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज़ होते हैं। यहाँ पे यूज़ कर रहा है वर्क्स, इसका मतलब ये जो चीज़ें होंगी प्लूरल होंगी, वर्क्स। लेकिन अगर ये प्लूरल होती तो यहाँ पे रिमेन्स यूज़ ना होता, देखो वर्ब में एस लगा दिया, इसका मतलब ये सिंगुलर किया हुआ है, तो इसको भी सिंगुलर कर दीजिए, वर्क, वर्क अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वर्क यूज़ करिए। वर्क्स भी यूज़ करते हैं लेकिन कहाँ पे यूज़ करते हैं ये आपको पता होगा, बाद में फिर कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस, लीडिंग ऑक्सेस का मतलब जैसे किसान जो होता है खेत में अपने भैंसों को लीड करता है, यानी कि उनको आगे की ओर धकेलता है। रीज़न इसके पीछे क्या होता है कि वो फील्ड को प्लाउ कर रहा होता है, जोत रहा होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लॉइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह अपने खेत में भैंसों को लीड कर रहा था खेत जोतने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे ऑक्स का जो प्लूरल इसने बनाया, ऑक्सेस बनाया है, ठीक है। ऑक्स का जो प्लूरल होता है ना, जनरली उसको हम लिखते हैं ऑक्सेन, OXEN, ऑक्सेन। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। नाउन बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही आपने देखा होगा कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछी गई है, आपको ज़्यादातर ऐसे वर्ड पे फोकस किया गया है, ठीक है, जो चीज़ आप जानते हैं।
ठीक है, और जानना भी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें इनको जानना चाहिए, क्योंकि ये आधार है। नाउन और नहीं तैयार होगा तो आप सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाएंगे, और सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका गलत होगा। ठीक, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस स्पॉटिंग एरर को। ऐसे हम और भी लेसन्स लेकर आएंगे, यानी कि हर चीज़ का, यानी कि नाउन अभी ख़त्म किया हम लोगों ने, इतना ही क्वेश्चन थे पाथफाइंडर से। प्रोनाउन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद से एडजेक्टिव एडवर्ब करके सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग खत्म करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस होगा, इन सब सारी चीज़ों को हम आपके पाथफाइंडर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर आएंगे। ठीक, तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।